नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एमएस एकेडमी में, जहां मैं मुलायम सिंह यादव एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ एक नया अध्याय लेकर आया हूं आपके लिए, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। बेसिकली ये जो टॉपिक है क्लास 11th के सिलेबस से बिलोंग करता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी कि सॉलिड्स के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल बिहेवियर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या देखेंगे उसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आज का क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है। हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत समझेंगे सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद इलास्टिक बिहेवियर ऑफ जो है सॉलिड्स देखेंगे। स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। और उसके बाद हम लोग हुक्स लॉ के तरफ अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हुक्स लॉ स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व के बीच में भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, उस कर्व को देखेंगे। कर्व का जो है कि स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे। स्लोप यदि वेरी करता है तो क्या होता है उसको देखेंगे। इलास्टिक मॉडलिंग क्या होता है इस पर भी हम लोग का फोकस रहेगा। और लास्टली हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेस का जो एप्लीकेशन है या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन क्या है। सपोज करिए अपने पास कोई भी बिल्डिंग जब बन रही है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन को। तो जो भी अपने पास कोई भी बिल्डिंग बन रही है तो हमें यह जानना पड़ता है कि जो हम कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कंक्रीट लगा रहे हैं या जो कोई भी मतलब स्टील लगा रहे हैं, स्टील की स्ट्रेस क्या, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रेंथ क्या है, हमें स्ट्रेंथ जानना पड़ता है। तो स्ट्रेंथ क्या है, एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। स्ट्रेस क्या है, एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। स्ट्रेंथ कितनी है, उस कितना मजबूत है सरिया हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो सरिया कितना मजबूत है ये हमें जानना पड़ता है। तभी तो हम इस बात का आकलन कर सकते हैं कि आखिर ये जो बिल्डिंग है कितने स्टोरीज की हो सकती है, कितनी मंजिला इमारत हम लोग खड़ा कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल विच वी हैव यूज्ड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द जो भी अपना हाउस है या जो भी अपना बिल्डिंग है, ठीक है। तो इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो सॉलिड्स क्या है, बेसिकली क्या है, सॉलिड्स आर दोज मैटर आपको यदि पता है, द्रव्य, ठीक है। मैटर क्या है, MATTER, मैटर क्या है। तो मैटर को बेसिकली हम तीन कैटेगरी में रखते हैं, आपको भी पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स आर दोज मैटर, सॉलिड्स वो मैटर होते हैं जिनका शेप एंड साइज फिक्स होता है। यानी मैटर क्या है, मैटर्स आर दोज सब्सटेंस which occupies some space and has mass is called matter। और मैटर को हमने तीन भागों में बांटा गया था। तीन बांटों में सॉलिड पहला हमने यदि मान लेते हैं तो सॉलिड्स वो मैटर होता है जिसके पास फिक्स शेप एंड साइज होता है। अभी आप एग्जांपल लीजिए, ये रेड मार्कर है, इसका फिक्स शेप है और साइज भी इसका फिक्स है, तो ये सॉलिड रहा। लिक्विड वो मैटर होता है जिसका जो है कि वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप बदलता रहता है। जिस भी जो है बर्तन या जिस भी वॉल्यूम में आप रखते हैं इसको, वही आकार ये ग्रहण कर लेता है। जैसे लिक्विड ले लीजिए, यदि बॉकेट में रख देते हैं आप, ग्लास में रख देते हैं आप, ठीक है, तो उसका शेप वो ग्रहण कर लेता है। तो इसका शेप जो है वॉल्यूम तो फिक्स होता है वॉल्यूम, लेकिन शेप इसका बदलता रहता है। गैस के लिए शेप और साइज दोनों ही इनफाइनाइट होता है, दोनों ही बदलता रहता है। ये जो है कि अपना जो है वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन इसका वॉल्यूम भी एक्सपेंड करता है विद द टेम्परेचर। ऑल दिस हैपेंस, ये सब हमको पढ़ना है, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे केवल और केवल सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड के बारे में, बर्नौली वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आगे गैस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। गैस के बारे में भी पढ़ना है, सब कुछ आपको पढ़ना है। इनमें से कोई आप छूटेगा नहीं आपसे, लेकिन सबके लिए अलग अलग स्टेज बनाया गया है। आज के स्टेज में हम सॉलिड पढ़ेंगे, ठीक है। सॉलिड, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इसके स्ट्रेंथ, टेम्परेचर के अनुसार ये कैसे वेरी करता है, हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, ऑल दिस पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर। तो चलिए आज का जो सबसे पहला पॉइंट है उसको हम शुरू करते हैं, और वो पॉइंट है आपका जो इलास्टिसिटी, जो प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। आपने भी सुना होगा इलास्टिसिटी। तो एक मिनट वीडियो पॉज करिए और सोचिए कि इलास्टिसिटी क्या है, उसके बाद हमारे वीडियो को फिर से सुनिएगा, मैं एक्सप्लेन करने ही जा रहा हूं, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी किसी भी सॉलिड की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके वर्चू की वजह से, जिसके वजह से ये यदि डिफॉर्म हो जाता है तो ये रीगेन करती है अपने पोजिशनल को। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं इलास्टिसिटी का। मेरे पास ये जो हाथ में है वो रबड़ है एक, ठीक है। अभी रबड़ को हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मैं किसी एक एज को फिक्स कर दे रहा हूं और दूसरे एज को मैं देखिए टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहा हूं, टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहा हूं। यानी कि क्या मतलब, इस पर एक फोर्स लगा रहा हूं। देखिए अभी यदि मैं एक फोर्स लगाया तो इसकी शेप को
डिफॉर्म कर दिया मैं, दैट फोर्स विच डिफॉर्म्स द शेप इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग शेप। लेकिन डिफॉर्म तो हमने कर दिया, लेकिन जैसे ही उस एक्सटर्नल फोर्स को मैंने हटाया, ये पुनः अपने शेप को वापस गेन कर लिया। यानी कि वो फोर्स जिसके वजह से इसने अपनी शेप को पुनः वापस पा लिया, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। आप हर पॉइंट को नोट करते जाइए। ये मतलब दैट फोर्स विच डिफॉर्म्स इट्स शेप इज कॉल्ड जो ये इलास्टिसिटी है। और इसी मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के वजह से मटेरियल अपनी साइज को पुनः गेन करता है, इस प्रॉपर्टी को, इस वर्च्यू को ही हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो आप नोट भी कर सकते हो चाहो तो, इलास्टिसिटी क्या है, ठीक है, इलास्टिसिटी क्या है आप बिल्कुल ही नोट कर सकते हो। तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट गेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, या कुछ लोग बोलते हैं ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स रहा। ये जब शेप और साइज चेंज हुआ, इस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। जैसे ही मैंने छोड़ दिया, इसने पुनः अपना पिछला वाला जो शेप एंड साइज था उसको गेन कर लिया, इसको बोलते हैं हम रीस्टोरिंग फोर्स। अभी आप समझिए स्ट्रेस क्या है, इसी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, आप नोट कर सकते हो। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच it gets its original shape and size after the deformation with the help of restoring force। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। तो इलास्टिसिटी आप समझ गए। देखिए इसमें इलास्टिसिटी है। अच्छा देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि हर एक वस्तु, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक आइटम अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर ले। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं कुछ ले आऊं, जैसे कि सॉलिड टाइप का, यदि मैं क्ले ले आऊं, मिट्टी मैंने रखा भी है आपको दिखाने के लिए ही, ठीक है। अभी ये मिट्टी का एक गोला रहा, क्ले जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये मिट्टी का गोला है। आप इसमें फोर्स लगाएंगे, इसकी शेप चेंज हो जाएगी, यानी कि इसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा। डिफॉर्मेशन तो हो जाएगा, लेकिन अब इसमें रीस्टोरिंग फोर्स नहीं रहेगा कि उस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को, ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर सके। देखिए मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, अभी इसका शेप एंड साइज देखिए कैसा है। अभी इस पे फोर्स लगाएंगे, यानी कि उस फोर्स की वजह से इसके शेप में चेंज हो जाएगा, लेकिन पुनः यह अपने शेप को, ओरिजिनल शेप को वापस नहीं पाएगा। इसलिए देखिए कैसे, अभी मैं इसके शेप को चेंज कर रहा हूं। देखिए जैसे इसको यदि मैं चेंज करूं, देखिए अभी क्या हुआ, अभी देखिए इसकी शेप एंड साइज चेंज हो गई। अभी इसकी शेप एंड साइज आप देख सकते हो बिल्कुल चेंज हो गई। अब इसमें कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स इज नॉट कैपेबल ऑफ गेटिंग इट्स साइज बैक, ठीक है। दैट इज व्हाई द सॉलिड्स, इसके लिए क्या बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल, इसको हम लोग बोलते हैं। मैं अभी बता रहा हूं, सब कुछ आपको समझ जाएगा, कोई चीज ऐसा नहीं है जो आप नहीं समझेंगे और मैं नहीं समझाऊंगा। मैं अभी मिलाता हूं आपको उन तथ्य से जो आपको वाकिफ कराएगा प्रामाणिकता। एक्चुअली मैं क्या सोचता हूं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं प्रत्यक्ष रूप से यदि दिखा दूं तो आपको प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं होगी, ठीक है। देखिए अभी मैं इधर इलास्टिसिटी की बात करूं, इलास्टिसिटी की यदि बात करूं, और इधर प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक तो देखा ही आपने, तो प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी में क्या अंतर है। इलास्टिसिटी मटेरियल का वह वर्च्यू होता है जिससे यह अपना डिफॉर्मेशन के बाद ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करता है। प्लास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिससे डिफॉर्मेशन तो हो जाता है, लेकिन यह ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन नहीं कर पाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। उस मटेरियल को बोलते हैं प्लास्टिक और इस मटेरियल को बोलते हैं इलास्टिक। रबड़ एक इलास्टिक मटेरियल है, जबकि जो आपका ना ये आपका पाइप आता है, जो प्लास्टिक का पाइप होता है, वो प्लास्टिक है, नेचुरली प्लास्टिक है आपका। पीवीसी जो पाइप होता है आपका, ठीक है, तो वो आपका क्या, वो आपका प्लास्टिसिटी। अंतर क्या है, देखिए अंतर क्या है, हर मटेरियल में, हर सब्सटेंस में दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी उसमें डोमिनेंट है, प्रबल क्या है। यदि प्लास्टिसिटी उसमें ज्यादा है तो फिर वो ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन नहीं करने जाएगा। यदि इलास्टिसिटी उसमें ज्यादा है, तो इलास्टिसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, इलास्टिसिटी यदि ज्यादा हो तो वो ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेगा। लेकिन आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि
कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट अपना पूरा ओरिजिनल शेप एंड साइज गेन कर लिया। हो सकता है कि आप विजिबल, आप उसको समझ ना पा रहे हो, देख ना पा रहे हो, लेकिन कुछ डिफॉर्मेशन हो गया हो। इट इज ऑब्वियस, इट इज पॉसिबल कि मे बी कि इसकी लंबाई बढ़ गई हो और आपको पता न चल पा रहा हो। क्यों? क्योंकि लेंथ के कंपैरिजन में हो सकता हो कम लेंथ जो है बढ़ा हो, इसलिए आपको पता नहीं चल पा रहा हो। सपोज करिए ये 2 मीटर का है और लेंथ 1 मिलीमीटर बढ़ा हो, आपको तो नेकेड आई से तो पता चलेगा नहीं, जब आप मेजर करोगे एक्चुअली तब पता चलेगा। तो मैं ये बता रहा था एक्चुअली कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी हर मटेरियल में पाया जाता है, ठीक है। यदि कोई मटेरियल, याद रखिएगा, ध्यान देखिएगा, यदि कोई मटेरियल परफेक्टली प्लास्टिक है, यानी 100% प्लास्टिसिटी बिहेवियर को रखता है, तो उसे बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक। यदि कोई मटेरियल 100% इलास्टिक बिहेवियर को रखता है, उसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। समझिएगा, बड़ा ही जरूरी है समझना, यानी परफेक्टली प्लास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। यानी 100% यदि इलास्टिसिटी हो, 100% यदि प्लास्टिसिटी हो, तो उसे बोलेंगे हम परफेक्टली प्लास्टिक, ठीक है, परफेक्टली प्लास्टिक बोलेंगे। और यदि इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है, यदि किसी मटेरियल में 100% हो, यानी कि जितना बढ़ा है ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर लिया, कोई उसमें जो डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, 100% ओरिजिनल रीगेन कर लिया अपनी पोजीशन को, कॉन्फ़िगरेशन को, उसे बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। बड़ा जरूरी है समझ पाना हर पॉइंट को। आज इसीलिए मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास रखा, ताकि आपको पता चल सके, आखिर नेचर से पता चल सके एक्चुअली इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है। उम्मीद रखता हूँ कि देखिए, तो रबड़ में क्या है, इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी कम है, ठीक है। अभी जो क्ले दिखाया था आपको, मिट्टी मैंने दिखाया था, उसमें प्लास्टिक बिहेवियर ज्यादा है, इलास्टिक बिहेवियर कम है, ठीक है। इसलिए ये सारे पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए, याद में रखने चाहिए। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन को आज मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि अभी हमें लगता है कि आपके पास काफी ज्यादा समय है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बिहेवियर को अगर बढ़ाऊं, तो यदि आपको पता है तो हम ये भी सोच सकते हैं कि जो हमारी एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन को क्या और हल्का हम बना सकते हैं क्या? कोई भी मटेरियल हम इस्तेमाल कर ले, उससे हल्का मटेरियल का, क्या वो मटेरियल उतना ही स्ट्रांग होगा? यदि उतना ही स्ट्रांग का मटेरियल हम हल्का बना दें तो क्या होगा? प्लेन उड़ेगा, नहीं उड़ेगा? ये सब मटेरियल के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। तो आजकल इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम केवल सॉलिड्स की बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। यदि मेरे पास अगर पेन नहीं है ना, तो पेन वगैरह में क्या होता है, अभी क्या होता है, आपने देखा होगा रबड़ सॉरी, उसमें पाया जाता है आपको स्प्रिंग पाया जाता है। क्या होता है? स्प्रिंग। बिल्कुल बेहतर एग्जांपल है आपको स्प्रिंग का। स्प्रिंग को क्या करें, स्प्रिंग को आप खींच सकते हैं, लेकिन जैसे ही खींचेंगे, उस खींचने वाले फोर्स को, जिसने इसके शेप को बिगाड़ दिया, उस फोर्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अभी मैं बताया नहीं था आपको, उसको बोलते हैं आप डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? डिफॉर्मिंग फोर्स। नोट कर लीजिए, डिफॉर्मिंग फोर्स, फिर से फॉर्मिंग लिखने लगा था मैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? एक ऐसा फोर्स जो ओरिजिनल शेप एंड साइज को चेंज कर दे, उसे डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक इसी का उल्टा रीस्टोरिंग फोर्स, वह फोर्स जो मटेरियल की ओरिजिनल शेप एंड साइज को फिर से प्राप्त करा दे। विद द हेल्प ऑफ द फोर्स, इफ वी गेट द ओरिजिनल configuration, original shape and size of a material, that force is known as restoring force. उसको हम लोग बोलते हैं restoring force। सारे अगर टर्म आपको क्लियर हैं, FORCE होता है, ठीक है, सारे टर्म्स यदि क्लियर हैं, मैं आपको दावा गारंटी के साथ बता सकता हूं, आपको पूरे के पूरे चैप्टर में कहीं कोई डाउट नहीं आएगा, बशर्ते आप सारे के सारे लेक्चर्स आप कंटिन्यूअसली देते जाइए। जितने भी लोग आपके टच में हैं, आप सबको बताइए कि एमएस एकेडमी में अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। आप ज्वाइन करिए एमएस एकेडमी को, और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मैं रोज शाम 6 बजे आपके लिए एक वीडियो उपस्थित कराता हूं, उपलब्ध कराता हूं। शाम 6 बजे आधे घंटे की वीडियो आप आधे घंटे अपने लिए निकालिए और फिजिक्स पढ़िए मुझसे, मैं आपके लिए आधा घंटा पढ़ निकलता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कुछ बेहतर दिया जा सके, कुछ तो प्रोडक्टिव किया जाए। चलिए आइए एक और टर्म पढ़ते हैं हम, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? यदि आपने सुना होगा, लोग कहते हैं यार आजकल हमारे दिमाग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है,
कुछ लोग कहते हैं ज्यादा दिमाग पे जोर न डालो, ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस न डालो, कुछ कहते हैं लोग, इस तरह के लोग शब्द का इस्तेमाल किया करते हैं। तो आखिर स्ट्रेस क्या है, उसका डायमेंशन क्या होता है, ये कोई फोर्स है कि प्रेशर है, एरिया है, आखिर क्या होता है स्ट्रेस? तो टर्म लिखिए आप स्ट्रेस। आज मैं स्ट्रेस को डिफाइन करूंगा, फिर वाइंड अप करूंगा क्लास को, ठीक है। स्ट्रेस क्या है, ठीक है, नोट करिए स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या है मैं उसको बताता हूं। यदि किसी, अभी मैं बताया, यदि कोई स्प्रिंग है आपके पास, ठीक है, यदि कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग के पास इलास्टिक बिहेवियर ज्यादा होता है, आपको पता। इसको जब हम खींच देते हैं, यदि हम खींच दे तो अगर तो उसको डिफॉर्मिंग फोर्स यदि लगा तो अपनी ओरिजिनल साइज को जब बदल जाती है इसकी शेप एंड साइज, ये पतला हो जाता है, आपने देखा होगा, यदि ये पतला हो जाता है और ये लंबा हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, लेकिन अब अगर हम छोड़ दें, फिर से उस फोर्स को हटा दें, उस एक्सटर्नल एजेंसी को, उस एक्सटर्नल फोर्स को जिसने इसके शेप को बदला था, उस फोर्स को यदि हम हटा दें तो वो ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर लेता है। लेकिन यदि हम उसी फोर्स को थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दें, ज्यादा खींच दें, तो आपने देखा होगा ओरिजिनल शेप एंड साइज नहीं प्राप्त करता है, इसकी साइज अब बढ़ जाती है, यानी कि इसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो यदि इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया तो उसी नेचर को हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं, यानी प्लास्टिसिटी इज द परमानेंट नेचर ऑफ इलास्टिसिटी, परमानेंट नेचर ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है। परमानेंट जो है डिफॉर्मेशन को हम लोग प्लास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं जो बता रहा था आपको, प्लास्टिसिटी में आप क्या समझोगे, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। यदि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है तो समझिए प्लास्टिसिटी बिहेवियर को शो कर रहा है मटेरियल। यदि टेम्पररी डिफॉर्मेशन हो रहा है आफ्टर द अप्लाई द फोर्स, यदि उस फोर्स को हम हटा दें और वो फोर्स मटेरियल अपने रीगेन कर लेता है, तो उसको बोलेंगे कि टेम्पररी जो है डिफॉर्मेशन हुआ था। तो इलास्टिसिटी में टेम्पररी डिफॉर्मेशन होता है, प्लास्टिसिटी में परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। बस अंतर एक जो है अभी याद आ गया, तो वही मैं बताने वाला था। वैसे हमारा डिस्कशन स्ट्रेस था। चलिए स्ट्रेस क्या है उसको समझते हैं, उसकी बारीकियों को समझते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। स्ट्रेस क्या है, मैंने अभी बताया कि यदि आप किसी मटेरियल पे फोर्स जो लगाए हैं जिसके कारण उसमें डिफॉर्मेशन हुआ है, यदि मटेरियल इलास्टिक है और उस फोर्स को यदि आप हटा दें, यदि उस फोर्स को देखिए, ये हमारा ओरिजिनल स्प्रिंग रहा, ये हमारा ओरिजिनल स्प्रिंग रहा, मैंने इस पे एक फोर्स लगाया और इसको खींच के इतना बड़ा कर दिया, ठीक है, खींच के इसको इतना बड़ा कर दिया। सपोज करिए 5 मीटर का आता, मैं इसको खींच के 6 मीटर का कर दिया, ठीक है, सपोज करिए, मानना है केवल आपको। अब क्या करते हैं हम, जिस फोर्स के कारण ये इतना बड़ा था उस फोर्स को हम हटा देते हैं, खींच देते हैं। जैसे मैं रबड़ को अभी माना था, खींच दिया था और मैं छोड़ दे रहा था, तो क्या हो रहा था, ये ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर ले रहा था। जैसे मैं, समझिए आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए, जैसे इस फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन हुआ, लेकिन ये टेम्पररी डिफॉर्मेशन है, मैं इसको छोड़ दूंगा, ये ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर लेगा। तो इसी फोर्स को यदि मैं हटा दूं इस स्प्रिंग में, तो पुनः से यह अपना 5 मीटर का जो लेंथ था उसको गेन कर लेगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स है, नोट करिएगा, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट जो एरिया है उसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं। बहुत ही जरूरी है इस बात को समझना कि आखिर ये स्ट्रेस किस चिड़िया का नाम है। चलिए, तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बहुत ही आवश्यक है समझना स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स, वो फोर्स जिसके वजह से वस्तु अपने ओरिजिनल प्रारंभिक शेप एंड साइज, आकार और आकृति में आ जाता है अपॉन एरिया, क्षेत्रफल, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। चलिए, डायमेंशनल एनालिसिस मैंने किया कराया है, आप स्ट्रेस की डायमेंशनल एनालिसिस करके आप बताइए कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। वीडियो को पॉज करिए और बताइए आप कि कितना होगा इसका डायमेंशनल एनालिसिस से। इसका डायमेंशन लेवल 2 D-2 जैसे होता है आपका वर्क का, उसी तरह से स्ट्रेस का डायमेंशनल एनालिसिस करके आप बताइए कि उसकी जो है बीमाएं क्या होंगी, उसकी डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। आपको पता है रिस्टोरिंग फोर्स अपन एरिया होता है, हर एक बच्चे को पता है। आप वीडियो पॉज कर चुके हैं उम्मीद रखता हूं, ठीक है। स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस कहा है फोर्स है,
चाहे हिंदुस्तान में कोई सा भी फोर्स हो, मैंने बता रखा है फोर्स इज फोर्स नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इट इज, ठीक है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, मैकेनिकल, स्प्रिंग फोर्स, कोई भी फोर्स हो, फोर्स तो फोर्स होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब बताइए फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, हर बच्चा को याद है ml-1 t-2, ये फोर्स की एरिया है। यदि फोर्स की भी नहीं याद है तो फोर्स की एरिया होती है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी नहीं याद है यदि तो आपको, तो मास एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी के यदि आपको नहीं याद है तो वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, यानी कि m ये आपका l और ये रहा t-2, यानी ml t-2, वही तो मैंने लिखा था पहले ही ml, एक मिनट, ml-1 गलत लिख दिया था, ml t-2, ठीक है, ml t-2 होता है आपका, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ml t-2 ये आपका डायमेंशन। इतना करने की जरूरत नहीं, आपको याद रखना चाहिए फोर्स का, ठीक है। फोर्स का हो जाएगा आपका ml t-2, एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया का लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि एरिया स्क्वायर लेंथ इंटू लेंथ होता है, अपॉन एल स्क्वायर यानी L2 हो जाएगा। यदि मैं इसको हल करूं तो ये इससे कट जाएगा एक से, और एक नीचे रह जाएगा L, और L जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ml-1 t-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेस। कोई पूछता है आपसे स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होगी, जी साहब स्ट्रेस की डायमेंशन वही होगी जो प्रेशर की होती है। यदि आपको याद हो तो प्रेशर की एरिया क्या होती थी, मैंने बताया था आपको, प्रेशर इज इक्वल टू V फोर्स अपॉन एरिया होता है, और फोर्स का वही ml t-2 और एरिया का फिर एरिया, ठीक है, तो ml t-2 इंटू एरिया L स्क्वायर, ठीक है, तो इसको आप करके ml-1 t-2, यानी प्रेशर का जो डायमेंशनल एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट आता है, तो डायमेंशन जो प्रेशर का होता है, स्ट्रेस का भी डायमेंशन वही होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे, उम्मीद रखता हूं आप, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या है आप समझ चुके हैं, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, यानी रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कितना लग रहा है ताकि वस्तु रिस्टोर कर जाए, अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, ओरिजिनल शेप एंड साइज को फिर से प्राप्त कर ले, वह फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस बोलते हैं, उसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस, चलिए स्ट्रेस भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है, स्ट्रेस आपका कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अब ये आपके लिए असाइनमेंट है घर के लिए, आप पता करिए कि स्ट्रेस किस 3 प्रकार का मैंने बता दिया है, वो 3 कौन कौन से प्रकार होता है, ठीक है। अब स्ट्रेस के बाद आप स्ट्रेन समझेंगे, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है उसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद कल हम लोग शुरू करेंगे, कल यदि टाइम मिला तो हम लोग शुरू करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, हुक्स लॉ पे हम लोग डिस्कस कल जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेस से, बढ़ेंगे स्ट्रेन की तरफ, और रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेस को हम लोग कल समझेंगे, प्रयास करेंगे समझने का। उम्मीद रखता हूं आज का जो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, केवल इंट्रोडक्शन देने के ही मैं मूड से आया था, ठीक है। तो ये आज का जो टॉपिक है, उम्मीद रखता हूं आपके लिए बड़ा ही जो है कि आनंददायी रहा होगा। कोई भी डाउट आपको आता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। एज मेनी स्टूडेंट्स कैंडिडेट प्रिपेयरिंग फॉर नीट, जेई इन क्लास 11th एंड आल्सो इन 12th, आप सबको मेरी वीडियोस फॉरवर्ड किया करिए तथा बताइए उनको कि आप शेयर करिए। MS Academy इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न। तो बने रहिए आप MS Academy में हमारे साथ और अपने साथ। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया।